बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। ये बहुत सारे बीएस स्टूडेंट की जो है डिमांड थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था इसके बारे में। और अमूमन जब भी हम पेपर चेक करते हैं तो इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं और ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो इंग्लिश के साथ रिलेशन यानी स्टेज 1 से लेकर लास्ट स्टेज तक इसकी जो है अफादियत रहती है, यानी हर लेवल पे यही क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे अंदाज से हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की है। तो जो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी कैसे उसको लिखा जाता है या कैसे उसके कितने एलिमेंट्स में उसके बयान किए जाते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। तो हाउ टू यानी राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम या लिटरेचर में जो भी टॉपिक हो आप उस पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पोएम की यानी आप लोग के लिए पेश करते हैं क्योंकि अक्सर औकात इस पे जो है यानी क्वेश्चन आता है। अगरचे यही तरीक़ाकार आप लोग यानी जो दूसरे सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर है उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है यानी एनालिसिस, इस एनालिसिस को जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एनालिसिस को यानी इस तरीक़ाकार को सिर्फ़ और सिर्फ हमने 2 स्टेप्स के अंदर यानी हल करने की कोशिश की है और एक एक के जो है आप लोग के सामने नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हर बंदा चाहे टीचर हो या स्टूडेंट उससे यानी एक ही तरह अफादियत हासिल कर सकता है और उसको क्लास में प्रेजेंट भी कर सकता है। तो अब यानी इस क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन को हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन भी कहते हैं और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। तो ये इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी अफादियत रखता है ये क्वेश्चन। तो अब जाके जो है यानी उसके पहले मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उनके जितने भी स्टेप्स हमने लेने हैं किस तरीके से हमने उसको हैंडल करना है तो वो तरीके आप लोग को बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ, उसके नेम बताता हूँ, तब जाके जो है हमने एक एक की तफसील की डिस्क्रिप्शन और डिटेल देनी है। यानी नंबर 1 जो है यानी ये जो क्रिटिकल एनालिसिस हम अभी करवा रहे हैं इसके 2 मेन यानी बड़े बड़े मेन पार्ट्स हैं, यानी स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 1 को हमने मज़ीद कैटेगराइज किया है और स्टेप 1 को मज़ीद हमने कैटेगराइज किया है 6 यानी सब पार्ट में या सब एलिमेंट में या सब कैटेगरीज में। उसमें नंबर 1 क्या होगा, पोएटिक टेक्निक्स होंगे, दूसरा क्या होगा राइमिंग स्कीम होगी और तीसरा क्या होगा दी फिगर ऑफ स्पीच होंगे और चौथा क्या होगा दी लैंग्वेज स्टाइल होगा और पांचवा क्या होगा दी टोन ऑफ द स्पीकर होगा और छठा क्या होगी द रेफरेंसेस टू द अदर वर्क्स इन द लिटरेचर होगा। ये तो स्टेप 1 में 6 पार्ट थे। फिर स्टेप 2 में देख ले यानी नंबर 1 स्टेप 2 में यानी स्पीकर है और नंबर 2 जो है यानी टाइटल या टाइटल सिग्निफिकेंस है और थर्ड जो है डिनोटेशन है और फोर्थ जो है कनोटेशन है और फिफ्थ जो है पर्पस ऑफ राइटिंग है और 6 जो है मोमेंट्स है और इसी तरह एट दी एंड हम आप लोग को कंक्लूजन भी देखें। अब जो है यानी पहले स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अ क्रिटिकल एनालिसिस, अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ एनी लिटरेरी पीस या स्पेशली अ पोएम। यानी कैसे आप लोग जो है उसको यानी लिखते हैं या कैसे तरीक़ेकार होते हैं और कैसे उसको हैंडल आउट किया जाता है इन द एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन सिंपली मीन्स to evaluate and analyze a poem in order to have its better understanding, यानी it include 2 steps। यानी ये इसका मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मकसद क्या होता है ताकि आप उस पोएम को अच्छी तरह समझ सके, यही स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप 1 की तरफ जाते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पहले पोएटिक टेक्निक्स को आप लोगों ने जो है यानी बयान करना होता है। पोएटिक टेक्निक से क्या मुराद होता है, यानी पोएटिक टेक्निक से ये मुराद होता है कि कैसे जो है
In order to write a critical analysis of a poem, one is required to first evaluate the poetic techniques used by the poet. And it includes the analysis of the genre. Genre simply means category. अब यहाँ पे उसके पोएटिक टेक्निक्स में से सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये किस यानरे का है। यानरा से मुराद क्या है, यानी उस पोएम्स के अंदर मजीद भी कैटेगरीज होते हैं, मजीद भी, यानी अगर यहाँ पे लिटरेरी पार्ट दूसरा है तो आप दूसरे एंगल से देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे पोएम है तो आप पोएम की कैटेगराइजेशन में देखेंगे, काइंड्स ऑफ पोएट को जहन में लेंगे कि ये जो है सानेट है या बैलेड है या एलिजी है या ओड है या लिरिक है या किस किस्म का पोएम है। यानी सानेट्स को हम 14 लाइन से फौरन पहचान लेते हैं कि ये सानेट पोएम है, और इसी तरह यानी यही चीज़ें दूसरे पोएम्स की भी अपनी अपनी खासियत होती है, आप लोग उसको पहचान भी सकते हैं और अमूमन लिटरेचर वाले लोग उसको बड़े बेहतर अंदाज से यानी देखते हैं। तो ये स्टेप 1 था जिसको पोएटिक टेक्निक्स कहते हैं, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले यानरा मालूम करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, यानी द राइम स्कीम, उसी पोएम का राइमिंग स्कीम क्या होगा, यानी जो स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है, यानी इट कुड बी आइदर A-B और A-B या A-B एटसेट्रा, यानी ये उस पैटर्न ऑफ पोएम पे डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज में और किस राइमिंग स्कीम के मुताबिक लिखा हुआ है। अगर आप लोग जो है प्रैक्टिकल इस मेथड को यानी सीखना चाहते हैं तो एक दिन वो भी आप लोग को बता दूंगा। और इसके अलावा राइमिंग स्कीम हर पोएम्स का नहीं होता, बास पोएम जो है ब्लैंक वर्स में होते या फ्री वर्स में होते हैं जो विदाउट एनी राइमिंग स्कीम होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यानी जो आप लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर में मुख्तलिफ किस्म के पोएम्स है, यानी आप लोग उसको फिर देख भी सकते हैं जिसके अंदर यानी ब्लैंक वर्स होता है या फ्री वर्स होता है और जिसके जो है यानी राइमिंग स्कीम फिर नहीं निकलती। ये तो यानी सेकंड स्टेप था, यानी सेकंड पार्ट था फर्स्ट स्टेप का। और थर्ड पार्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच में यानी क्या चीज़ होगी, फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि आप लोग को मालूम है यानी ये लिटरेचर वाले बेहतर अंदाज से समझते हैं, यानी जिसके अंदर इमेजरी भी आ सकती है, उस पोएम के अंदर सिमिली भी यूज़ हो सकती है, कंसीड भी यूज हो सकता है, पर्सनिफिकेशन भी यूज हो सकता है, मेटाफर भी यूज हो सकता है, रिपीटिशन भी ऑफ साउंड भी हो सकता है, यानी लेटर्स भी हो सकता है, एजोनेंट कॉन्सोनेंट इलिट्रेशन, पन या एक्सिमोरन या इलिट्रेशन एटसेट्रा, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। यानी ये भी पोएम के अंदर आप लोगों ने मालूम करना है कि किस पोएम के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद जो है यानी थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, यानी फोर्थ स्टेप यानी उस ये तो यानी थर्ड स्टेप फिगर ऑफ स्पीच था। फोर्थ जो है द लैंग्वेज स्टाइल। लैंग्वेज स्टाइल से मुराद क्या होता है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी रिदम, वर्ड लेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स, इमेजेस एंड सेंसेस। यानी फॉर एग्जांपल इन द हैप्पी इनसेंसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इसके अंदर आप लोग वर्ड की लेंथ मालूम करते हैं, यानी अल्फाज को देख लेते हैं कि अल्फाज जो है बम्बास्टिक है, हैवी वर्ड है, पेडांटिक नेचर है पोएट का, या जो है यानी जो है सिंपल या कलिकियल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या इजी टू अंडरस्टैंड है, या इजली अंडरस्टैंडेबल है। यानी जो लैंग्वेज जो स्टाइल में बेसिकली मीन्स वे ऑफ राइटिंग को कहते हैं, लिखने के तरीक़ेकार को देखते हैं। तो वो लैंग्वेज अगर आसान है तो आप लोग आसान लिख लेंगे, अगर मुश्किल है तो आप लोग कहेंगे कि बम्बास्टिक है, हैवी वर्ड है, पेडांटिक नेचर है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी हैप्पी इनसेंसिबिलिटीज़ में इस किस्म का यानी ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह यानी जो फर्स्ट स्टेप का फिफ्थ जुज है या सब ब्रांच है द टोन ऑफ द स्पीकर। यानी इसमें मुसन्निफ का टोन क्या है, आया वो जो है होपफुल है, आया वो जो है पेसिमिस्टिक है, आया वो ऑप्टिमिस्टिक है, आया कोई वो फेस्टिव की तरफ इशारा करता है, आया कोई वो मिस्टीरियस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, आया वो प्रोवोकेटिव अंदाज दे रहा है, या आया वो जो है यानी कोई फेयरफुल सिचुएशन या होपलेसनेस की कंडीशन या डिसअपॉइंट है। तो जो भी टोन ऑफ द स्पीकर
स्पीकर से मुराद जो उस मुसन्निफ यानी उस पोएम के अंदर यानी जो आवाज़ हमें नज़र आ रही थी, जो बोलने वाला नरेटर होता है, उसके टोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके टोन को भी आप लोगों ने निकला है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। इसी तरह यानी 6 पार्ट को यानी द रेफरेंसेस टू द अदर बुक्स, उसी यानी जिस पोएम की आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर रहे हैं उसका किसी और बुक्स या किसी और वर्क्स के साथ कोई हवाला जात या उसके कोई रिलेशन है, यानी इट इंक्लूड अ रेफरेंस टू वर्क्स ऑफ अदर ऑथर लाइक इलियट्स यानी इलियट्स रेफरेंस टू मरी इन हिज वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कैसे उसके अंदर ये रेफरेंसेस या हवालाजात इस्तेमाल हो चुके हैं जो दूसरे वर्क्स की तरफ उसकी निशानदही करते हैं। तो इसका भी आप लोगों ने जिक्र करना है। और ये जो है यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कवर हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप में बिल्कुल इसी तरह यानी पहले तो वो पोएटिक टेक्निक्स हमने मालूम करने थे कि कैसे उसकी लैंग्वेज थी, कैसे राइमिंग स्कीम थी, क्या क्या तरीक़ाकार था। अब जो है यानी उस यानी अतर के बारे में कुछ जानकारी होगी, यानी कैसे यानी एक उसके अंदर पोएम के अंदर आप लोग क्या तलाश करेंगे, उसकी मज़ीद एवेल्यूएशन मज़ीद एनालिसिस के लिए आप लोग क्या तलाश करेंगे कि उसके अंदर यानी सेकेंड स्टेप में द रीडर शुड एवेल्यूएट द मीनिंग ऑफ द पोएम। अब लैंग्वेज पे एक एक पार्ट पे गौर करेंगे और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्पीकर को मालूम करेंगे। यानी स्पीकर से मुराद ये है उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो कौन है कि आया उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच है या ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर सब्जेक्टिव अप्रोच है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका होगा, अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो उसके अंदर जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है, यानी ही शी इट या नेम। और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा आई माई मी या वी और अस इस्तेमाल हो चुका हो। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी स्पीकर से मुराद यानी उसके अंदर यानी स्पीकर कुड बी द पोएट हिमसेल्फ लाइक वर्ड्सवर्थ, यानी वो खुद भी हो सकते हैं जिस तरह सब्जेक्टिव अप्रोच में होता है, या जितने भी रोमांटिक पोएट्स होते हैं वो सारे इस तरह होते हैं। आर आई हीरो एज इन द पोएम ऑफ कीट्स, जिस तरह कीट्स के पोएम में हीरो का रोल भी प्ले करता है, यानी उसी तरह भी आप लोग सब्जेक्टिव अप्रोच के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और कोई दूसरे शख्स को आप उसमें यानी थर्ड नरेटर भी यानी सेकंड नरेटर भी यूज कर सकते हैं जिससे वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल अ शेफर्ड एटसेट्रा जो इस्तेमाल होते हैं यानी किसी पोएम के अंदर कि वो एक शेफर्ड था और फिर जो है इस तरह नरेटिंग की अंदाज में जो कहानी चलती है तो उसकी वजह से फिर वो यानी सेकंड स्पीकर बन जाता है अतर के अलावा। और ये फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, ऑब्जेक्टिविटी में होता है। और इसके अलावा जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं स्पीकर के अंदर यानी क्या नोइंग अबाउट द स्पीकर इज इम्पॉर्टेंट एज एवरी स्पीकर स्पीक्स डिफरेंटली, क्योंकि हर मुसन्निफ जिस दौर के साथ ताल्लुक़ रखता है उसके लैंग्वेज के वही अल्फाज की और रिफ्लेक्शन वहाँ पे मिलती है। तो जब वो डिफरेंटली स्पीकिंग करता है तो हमें पता चलता है कि वो किस एज, किस दौर, किस तरीक़ेकार से ताल्लुक़ था, और इससे हमें जो है उस पोएम के बारे में काफ़ी मालूमात फिर मिल जाते हैं। इसी तरह यानी नंबर 2 यानी सेकंड स्टेप के अंदर दूसरा सब पार्ट जो है उसमें क्या करोगे, यानी उसमें टाइटल की सिग्निफिकेंस मालूम करोगे। यानी इट इंक्लूड्स द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल, यानी क्या ये टाइटल जो है बाकी बॉडी के साथ या बाकी स्टेंजा की पार्ट के साथ या उस पूरे पोएम के साथ रेलेवेंसी रखता है या नहीं रखता है उस टाइटल की, और या ये हिस्टोरिकल उसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो वो हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, इससे पोएम में मज़ीद ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाएगी। ये तो सेकंड यानी सब पार्ट था। अब थर्ड क्या होगा, यानी उसी पोएम की डिनोटेशन, डिनोटेटिवली आप एक एक वर्ड पढ़ लेंगे। डिनोटेटिवली क्या मुराद होता है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं या द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स या द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड होता है, यानी इट हेल्प्स टू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इससे आप हमारा यानी क्या मिलता है, पोएम का बेसिक आइडिया हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पोएम द गुड मारो बाई जॉन डन, जो जॉन डन ने लिखा है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेल्प टू अंडरस्टैंड, वो हमारी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग में किस चीज़ के, द डाइवर्स नॉलेज पोजेस्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट, जितने भी मेटाफिजिकल पोएट हैं, यानी बिहाइंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंट
जितने भी पोइट्स हैं उनके यानी खासकर जिसमें जॉन डन है और उसकी पोएम दी गुड मारो में यानी उसके अल्फाज की डिनोटेशन बेसिकली मीन्स ये होता है कि वर्ड बाय वर्ड आप उसकी मीनिंग जो है यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं और इससे आपको लिटरेरी मीनिंग जो है हासिल हो जाती है और इससे जो है आपकी काफ़ी ओकैब भी बढ़ती है और आपका जो है यानी उसकी समझबूझ भी में इजाफा होता है। इसके अलावा यानी ये तो थर्ड सब एलिमेंट था। अब जो है यानी फोर्थ कनोटेशन भी आप लोग करेंगे। कनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन वो होती है जो डिक्शनरी से वाजे कोई यानी लुग़वी मानी होती है किसी लफ्ज़ की, और कनोटेशन होती है जो कॉन्टेक्स्ट से वाजे होती है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है यानी जो वहाँ सियाक व सबाक के उस पैराग्राफ में उस चीज़ का क्या मतलब बनता है तो वहाँ पे उसकी मीनिंग को यानी द आइडियाज इन्वोक्ड बाय द वर्ड्स यानी जो अल्फाज के ज़रिए वो आइडिया हमें मिलता है और डीपर मीनिंग द मैसेज ऑफ आर यूनिवर्सल ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे उस मीनिंग को मज़ीद भी डीपर कर लेते हैं और मैसेज हमें डीप से डीप पहुंचा देते हैं। और स्पेशली यूनिवर्सल ट्रूथ में इस किस्म का यानी इट कन्वेज अस ए लॉट यानी हमें जो है बहुत कुछ प्रोवाइड कर लेता है ये कनोटेटिव मीनिंग। और दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम और इसी तरह ये हमें हमारी हेल्प भी कर लेते हैं किस चीज़ की यानी उसके मेन आइडिया या सेंट्रल थीम की। और ये सेंट्रल थीम भी आप लोगों ने इसमें इंक्लूड करना है, वो भी लाजमी आप लोगों ने लिखना है क्योंकि सेंट्रल थीम वो बाद में मैं उसका जिक्र कर लूँगा, वो भी आप लोगों ने उसमें इंक्लूड करना है। तो ये कनोटेशन और डिनोटेशन ये सिर्फ मीनिंग्स थे और कनोटेशन उसकी सियाक को सबक थे। अब कनोटेशन में जो हमने एग्जांपल दी है इन द पोएम ऑफ ओड टू ऑटम द सेंट्रल आइडिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ड्स परसीव यानी जो वर्ड से हमें हासिल होता है उससे वो मेन आइडिया बहुत ही सिंबॉलिकल मीनिंग देता है और जिससे हम यानी उसको फिर समझ जाते हैं। ये तो कनोटेशन यानी कनोटेशन बेस्ड मीनिंग थी। अब जो है पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है यानी ये किस मकसद, मोटो ऑफ राइटिंग क्या है, किस मकसद के लिए लिखा गया है यानी द पर्पस ऑफ राइटिंग कुड बी टू इन्फॉर्म विद द फैक्ट्स कि वो हमें उस हक़ाइक़ से यानी उस एग्जामिनर को आप लोग आगाह करें विद द फैक्ट्स उन हक़ाइक़ से, टू परसुएड विद एन अपील और उसको जो है अपने यानी उस अपील रुझान या टेंडेंसी के साथ कायल करे टू रीज़न कि आया इस मुसन्निफ या इस शायर का जो यानी अपील है, रुझान है, टेंडेंसी है वो रीज़न इंटेलेक्ट की जानिब ज़्यादा है और इमोशन, क्योंकि लिटरेचर में यही दो मेन दौर चलते हैं। एक क्लासिकल पीरियड होता है जो रीज़न के साथ ताल्लुक़ रखता है और एक रोमांटिसिज्म होता है रोमांटिक के साथ जिसका ताल्लुक़ इमोशन के साथ होता है। और जस्ट टू इंटरटेन द रीडर या सिर्फ उसने ये पोएम का मकसद इस तरह है कि उसने सिर्फ या तो हक़ाइक़ बयान किए हैं या उसका रीज़न यानी क्लासिक के साथ ताल्लुक़ है या उसका रोमांटिसिज्म या इमोशन के साथ ताल्लुक़ है या जो है इंटरटेनमेंट ऑफ द रीडर या लर्नर के लिए लिखा गया है या जो है कोई हक़ाइक़ हमें बता रहा है। तो ये पर्पस ऑफ राइटिंग आप लोगों ने उस पोएम से मालूम करना है। ये तो फिफ्थ सब पार्ट था। अब जो है लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो है मोमेंट्स। तो मोमेंट्स के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ रीडर इज रिक्वायर्ड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट दैट वर ट्रेंडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोएट। The moments have a significant influence on the writing of a poet. For example, romantic poet influenced the poets of the early 19th century. अब मोमेंट से मुराद क्या होते हैं? तहरीकें होती है, कैंपेन होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं और ये रीडर के लिए ज़रूरी होता है कि जिस मुसन्निफ को, जिस पोएट को या जिस शायर को वो पढ़ रहा है उसके बारे में जो है उनके सारे उस दौर के सारे मोमेंट्स की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। और जितनी इन्फॉर्मेशन होंगे क्योंकि वही यानी ट्रेंड्स और वही मोमेंट्स का जिक्र और वही इम्पैक्ट जो है उसकी राइटिंग में मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 19th सेंचुरी की बात की जाए और वो भी अर्ली 19th सेंचुरी में, तो जो रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिसिज्म वाले लोग थे यानी जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, पी.बी. शेली, ये जो पोएट्स थे या दूसरे अथर्स थे, इनके कामों में उसका जो है इस रोमांटिक मूवमेंट का
काफ़ी जो है रोल रहा है। तो ये रोमांटिक मूवमेंट्स जो है इन राइटर्स के जितने भी उसके लिटरेरी पीसेस है उनमें जो है उनकी झलक मिलती है। तो इसी वजह से ये मोमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है ये तो यानी 6 स्टेप 1 में थे, 6 स्टेप 2 में थे। अब एक और भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट यानी ये तो टोटल यानी 12 हो गए। इसी तरह पहले इंट्रोडक्शन था, उसके साथ 13 हो गए। और इसी तरह जो है आप लोग उसमें थीम भी शामिल कर सकते हैं, यानी उसका मेन आइडिया फिर क्या हो गया, मेन आइडिया भी इसके साथ आप लोग शामिल कर सकते हैं। और आखिर में जो है कंक्लूजन, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कंक्लूजन से हमें क्या मिलता है इस क्रिटिकल एनालिसिस से, यानी हैविंग डन ऑल द एनालिसिस, ये तमाम एनालिसिस जब आप कर लेते हैं एंड एवल्यूएशन, द रीडर शुड फर्स्ट राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम। तो ये क्या कर ले एट द एंड जो है वो फिर यानी उसकी यानी मेन थीम भी अपने साथ क्या कर ले, इन द रीडर शुड फर्स्ट राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम। तो उस पोएम को के बारे में अपना एक खुलासा बयान करे, डिस्क्रिप्शन बयान करे एंड इट्स कम्प्रीहेंसिव इंटरप्रिटेशन इन ओन वर्ड। और इसी तरह उन्हीं क्ल्यूज या उन्हीं एलिमेंट्स की बदौलत उनकी मजीद भी अगर वो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर सकता है तो वो मजीद भी अपने अल्फाज में करे। तो यही उसका फिर यानी ये कंक्लूजन में ये बात लाजमी थी, क्योंकि ये जो यानी क्रिटिकल एनालिसिस होता है स्पेशली इन द इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश सब्जेक्ट में, इट एनहांसेस, इसका मकसद क्या होता है, इट एनहांसेस और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश, ये इंग्लिश के बारे में आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है काफ़ी बढ़ा लेते हैं। एंड इट गिव्स अस क्वालिटेटिव अप्रोच, ये हमें जो है क्वालिटेटिव अप्रोच भी देता है और ये बहुत कुछ जो है इंसान को यानी काफ़ी फराहम कर लेता है। तो ये था जो है क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन इस एग्जामिनेशन में, ख़ास तौर पर बीएस के एग्जामिनेशन में वो अमूमन गलती कर जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालिसिस का, अगर कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है तो ये क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन यानी इंग्लिश के सारे फील्ड के साथ रिलेटेड, तो जिस लेवल का भी स्टूडेंट हो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।